प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मानव जीवन की उत्पत्ति के बारे में। आप लोग अक्सर कहते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर आपके जो वीडियो हैं वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, कोई कहीं है तो कोई कहीं है। इसीलिए मैं इतिहास की एक नई सीरीज प्रारंभ करने वाला हूं, जिसमें मैं शुरुआत से आपको इतिहास पढ़ाऊंगा और एक एक तथ्य आपको अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आपको जो हमारे देश का इतिहास है वो अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अभी जो लोगों के अंदर इतिहास के संबंध में भ्रम घुसा हुआ है, उनको ऐसा लगता है कि हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद एक वैदिक सभ्यता और इसके बाद ये जैनों का और बौद्धों का काल आता है, फिर मौर्यों का आता है, फिर गुप्त, फिर इस तरह के राजपूत काल, फिर मुस्लिम काल आ जाता है, फिर अंग्रेजों का काल, फिर आज का हमारा भारत। इस तरह से इतिहास को पढ़ाया गया है, जबकि इतिहास की जो शुरुआत है वो बहुत अलग तरीके से होती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जो वैदिक सभ्यता है वो 1500 से 500 ईसा पूर्व के मध्य में इसको आजकल के इतिहासकार रखते हैं, जबकि वो उस समय भारत में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। तो वो कहाँ है और कौन से देश में उस समय वो दिख रही थी और हमारे देश में वो कब आई, वो सब कुछ आपको विस्तार से एक सीरीज के रूप में मैं बताने का प्रयास करूंगा। उसका ये पहला वीडियो है, मानव जीवन की उत्पत्ति, ऐतिहासिक युग का प्रारंभ। तो इस तरह से मैं इस नई सीरीज की शुरुआत करने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि मानव जीवन की उत्पत्ति के संबंध में आजकल जो लोगों के अंदर भ्रम है, जैसे डार्विन के मत को धार्मिक लोग नकार देते हैं, और धार्मिक लोगों के पास जो मत है कि मानव जीवन की जो उत्पत्ति है, मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो इस तरह से हुई है, उसमें भी पूरी तरह से दम नहीं है। तो इन सारे तथ्यों की चर्चा मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं वो जानकारी मैंने कहाँ से ली है। वो जानकारी मैंने ली है इस वाली बुक से। ये अंग्रेजी में है और इसमें जो जानकारी है वो बहुत ही अच्छी है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ मनुष्य की उत्पत्ति के संबंध, इसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बारे में, इसके बाद प्राचीन पाषाण काल के बारे में, इसके बाद पूर्व पाषाण काल के बारे में, इसके बाद नव पाषाण काल के बारे में, इसके बाद धातु काल के बारे में। तो इन सारे तथ्यों की चर्चा मैं इस वीडियो के अंदर विस्तार से करने वाला हूं। तो यहाँ से सही से वीडियो की शुरुआत होती है। मानव की उत्पत्ति। विद्वानों का मानना है कि शुरुआत में जो पृथ्वी का तापमान था वो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से जीव के लिए जो जलवायु थी वो अनुकूल नहीं थी। इसी कारण इस काल को जीव विहीन, जिसमें जीव ना हो, कहा गया है। डार्विन के अनुसार सबसे पहले जीव का जन्म पानी में हुआ था। उस जीव के अंदर हड्डियां नहीं थी, ऐसा डार्विन का मानना है। इसके बाद अंडों के द्वारा बड़े बड़े जीवों की उत्पत्ति हुई। ये जीव अपने पेट के बल रेंगते थे और इन्हीं रेंगने वाले जीवों के युग को डायनासोर युग कहा गया है विद्वानों के द्वारा। डायनासोर युग की समाप्ति के बाद धीरे धीरे जीव का विकास होता चला गया। इसी विकास के क्रम से आदि मानव की उत्पत्ति हुई तथा मनुष्य की उत्पत्ति के संबंध में जो आजकल जो मत प्रचलित हैं वो दो सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला मत है धार्मिक व्यक्तियों का, जिसमें वो कहते हैं कि सृष्टि का जो निर्माण है उसका ईश्वर ने किया है और उसी की इच्छा से पृथ्वी का निर्माण हुआ है और ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य का जन्म हुआ है। ये धार्मिक लोगों का मानना है। जितने भी धार्मिक लोग हैं वो अपने अपने नजरिए से इसी मत का वो समर्थन करते हैं। अलग अलग धर्मों में आपको इसके संबंध में ऐसी ही कहानियां मिलेंगी। और दूसरा जो मत है वो यूरोप के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन का है, जो कहते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति चिंपांजी या लंगूरों से हुई है। पर डार्विन के मत से धार्मिक लोग सहमत नहीं है, क्योंकि धार्मिक लोगों का मानना है कि चिंपांजी या बंदर से या लंगूर से मनुष्य की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। धार्मिक लोग जोर देते हैं कि इस सृष्टि का जो निर्माण है वो ईश्वर के द्वारा किया गया है, एक ऐसी सत्ता के द्वारा किया गया है जो सर्वशक्तिमान है, जिसने हम सबको बनाया, जिसने प्रकृति को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने पशु पक्षियों पेड़ पौधों सबको बनाया, उसके द्वारा ही सृष्टि की शुरुआत की गई है। लेकिन वैज्ञानिक जो मत है वो इस तथ्य को इसलिए स्वीकार नहीं करता है क्योंकि ये पूरी तरह से तर्क पे खरा नहीं उतरता है। इसीलिए इस मत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं माना गया है।
इतिहासकारों तथा विद्वानों का मानना है कि ऐतिहासिक काल उस काल को ही कहा जाएगा जिस काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ऐतिहासिक काल केवल हम उसी को कह सकते हैं जिसके जो लेख हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं, और जिस काल के लिखित जो साक्ष्य हैं वो उपलब्ध नहीं है और उस काल में मनुष्य पूरी तरह से सभ्य भी नहीं हुआ था, उस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य ने विकास तो खूब किया परंतु लेखन कला से वो अछूता रहा, जिसके कारण उसकी लिखित जो जानकारी है वो उपलब्ध नहीं हुई है। इतिहासकारों तथा विद्वानों ने इसी कारण इस काल को प्रागैतिहासिक काल नाम दिया है। विद्वानों तथा इतिहासकारों ने 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष तक के काल को प्रागैतिहासिक काल नाम दिया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे समय लिखा है 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष तक का जो समय बताया है, अलग अलग विद्वानों ने इसके संबंध में अलग अलग तर्क दिए हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पुरातत्वविदों के द्वारा किए गए उत्खननों अर्थात खुदाई के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल को मुख्यतः 4 भागों प्राचीन काल। पुरातत्वविदों के द्वारा किए गए उत्खननों अर्थात खुदाई के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल को मुख्यतः 4 भागों प्राचीन पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल और धातु काल में विभाजित किया गया है। इन 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन पाषाण काल की। ये कैसा था और इसमें मनुष्य की जो स्थिति थी वो कैसी थी। प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य औजारों और शस्त्रों को बनाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं था। इस काल में मनुष्य पत्थरों को घिसकर अपने हथियार बनाता था। उन हथियारों से मनुष्य जंगली जानवरों का शिकार करके अपना भोजन जुटाता था। आमतौर पर प्राग ऐतिहासिक काल का समय 5 लाख वर्ष से लेकर 1 लाख वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। इस काल में मनुष्य असभ्य, बर्बर एवं जंगली था। मनुष्य अपने भोजन के रूप में कच्चा मांस और कंदमूल का प्रयोग करता था। वह अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ों की छाल, पत्तियों तथा जानवरों की खाल का प्रयोग करता था। इस काल में मनुष्य के पास स्थायी निवास नहीं था। वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूमा करता था। इस दौरान रहने के लिए वह गुफाओं का प्रयोग करता था। मनुष्य ने पत्थरों को घिसकर आग पैदा करना सीख लिया था। यही घटना इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इस उपलब्धि से मनुष्य के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन आया, क्योंकि अब मनुष्य ने कच्चे मांस को क्या किया था कि भून कर खाना प्रारंभ कर दिया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो थी प्राचीन पाषाण काल की जानकारी। और अब बात करते हैं पूर्व पाषाण काल के बारे में। इस काल में मनुष्य की कमर झुकी होने के कारण वह जल्दी नहीं चल सकता था और इस काल के औजार मुख्यतः जर्मनी और फ्रांस के पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए हैं। इस काल में मनुष्य हाथ की कुल्हाड़ी, बर्छी, छुरी आदि औजार बनाने लगा था। पूर्व पाषाण काल की सबसे खास बात क्या है कि इस युग में मनुष्य ने क्या किया था कि समूह बनाकर वो रहने लगा था। हर समूह का एक मुखिया होता था। उसी मुखिया की आज्ञा का पालन वो समूह के जितने भी सदस्य होते थे वो करते थे। और समूह के मुखिया का जो मुख्य कार्य होता था वो क्या होता था, जितने भी समूह हैं उसके नीचे हैं उन सभी की रक्षा करना और उन सभी के लिए भोजन का प्रबंध करना, ये उसका कार्य होता था। यदि कोई अन्य समूह का व्यक्ति समूह का मुखिया बनना चाहता तो उसे जो मौजूदा मुखिया था उससे युद्ध करना होता था, और अगर युद्ध में वो हार गया तो फिर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था और उसे उस समूह से बाहर निकाल दिया जाता था। और अगर वो जीत जाता था तो जो उस समय मुखिया होता था उसे हटा के उस जीते हुए व्यक्ति को मुखिया मान लिया जाता था। आगे लिखा है कि इस काल में मनुष्य पशुओं और मछलियों का मांस भूनकर खाने लगा था। पशुओं और मछलियों के मांस के अलावा कंदमूल, फल व बीज का सेवन भी करने लगा था। जानवरों तथा मछलियों का शिकार करने के लिए इस युग में मनुष्य ने धनुष बाण और कांटों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। स्त्रियों ने जानवरों की खालों तथा पेड़ों की छालों से अपने शरीर को अच्छी तरह से ढकना प्रारंभ कर दिया था। कब? पूर्व पाषाण काल में। और पुरुष जानवरों की हड्डियों से सुई बनाकर खाल के वस्त्र बनाने लगा था। इस युग की सबसे खास बात यह है कि मनुष्य ने प्राकृतिक शक्तियों जैसे मातृ देवी और पशुओं की उपासना करना भी प्रारंभ
प्रारंभ कर दिया और लोगों के अंदर ये धारणा भी जन्म ले चुकी थी कि परलोक नाम की भी कोई चीज है और मृत्यु के पश्चात वहां कष्ट दिया जाता है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे कि जब उनका कोई व्यक्ति मृत हो जाता था अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो वो उसके साथ क्या करते थे कि भोजन, हथियार और आभूषण वो रखते थे, तब उसको दफनाते थे। आगे लिखा है कि इस युग के मनुष्य संगीत में भी रुचि रखते थे, जिसके लिए उन्होंने हथियारों के बाद यंत्र बनाना प्रारंभ कर दिए थे। इस काल में हाथी दांत, पत्थरों और मिट्टी के बाद यंत्र भी बनाए जाते थे और इस काल में चित्रकला में भी उन्नति हुई, क्योंकि स्पेन की गुफाओं से प्राप्त रंगीन भैंसे के चित्र आज भी कलाकारों को आश्चर्य में डाल देते हैं। इतने अच्छे तरीके से वहां पे चित्र बनाए गए हैं और वो आज भी मौजूद हैं। स्पेन के ये चित्र उस युग की चित्रकला का सबसे उत्कृष्ट नमूना है। इस समय के लोग उन्हीं पशुओं के चित्र बनाते थे जिनका वह शिकार करना पसंद करते थे। इस काल के अंत तक मनुष्य ने नग्न चित्र भी बनाने शुरू कर दिए थे। फ्रांस तथा स्पेन की गुफाओं से प्राप्त चित्रों का रंग अभी तक वैसे का वैसा ही है, यानी पूर्व पाषाण काल से लेकर आज तक वैसे का वैसा ही है, जो कलाकारों के लिए एक चुनौती है। इस तथ्य को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये तो थी जानकारी पूर्व पाषाण काल के बारे में, और अब बात करते हैं नवपाषाण काल के बारे में। पूर्व के सभी युगों में से मनुष्य ने सबसे अधिक उन्नति नवपाषाण काल में की। इस युग में मनुष्य ने पत्थरों को चिकना और चमकदार बना के क्या किया था कि हथियार बनाना प्रारंभ कर दिया था। इस युग का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन मनुष्य के द्वारा कृषि करना माना गया है। मनुष्य ने हल बनाकर खेती करना इसी युग में शुरू किया था। पश्चिमी विद्वानों का मानना है कि कृषि का सबसे पहला जो कार्य है वो नील नदी की घाटी में शुरू हुआ था, परंतु कुछ रूस के वैज्ञानिक हैं जो ये दावा करते हैं कि कृषि का जो पहला कार्य है वो आधुनिक जो अफगानिस्तान है और पश्चिमी जो चीन है वहां पर शुरू किया गया था। इस युग में मनुष्य ने अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाने भी शुरू कर दिए थे। जानवरों का शिकार करने के लिए मनुष्य ने क्या किया था कि कुत्तों को पालना शुरू कर दिया था इस युग में। इसी कारण कुत्ते को पहला पालतू पशु माना जाता है और कुत्ते के बाद गाय, बकरी, कबूतर, भेड़, बाद में ये सब मनुष्य ने पालना शुरू किया, लेकिन सबसे पहले मनुष्य के द्वारा कुत्ते को पाला गया था। और क्यों पाला गया था? जानवरों का शिकार करने के लिए। ये तथ्य भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इस युग में मनुष्य ने भोजन को पकाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की थी, जिसमें स्त्रियों का सबसे अधिक योगदान था। और पेय पदार्थ में मनुष्य ने दूध तथा पौधों के रस को सबसे अधिक महत्व दिया, यानी दूध के सेवन का जो कार्य है वो भी नवपाषाण काल से ही मनुष्य के द्वारा शुरू किया गया है। इस युग में मनुष्य ने पौधों की रेशों तथा भेड़ों की ऊन से वस्त्र बनाना भी प्रारंभ कर दिया था। वह हड्डियों के आभूषण, कौड़ी, पत्थर, सीप आदि को भी श्रृंगार के रूप में पहनना वो शुरू कर दिया था इसी युग में। गृह निर्माण की कला का जो विकास है वो भी मनुष्य ने इसी नवपाषाण काल में ही प्रारंभ किया था। सबसे पहले मनुष्य ने पशुओं के चमड़ों से तंबू बनाकर उसमें रहना प्रारंभ किया था। बाद में उसने पेड़ की टहनियां, घास फूस और मिट्टी की जो झोपड़ियां हैं उनका निर्माण किया और उनमें रहना शुरू किया। कृषि, पशुपालन तथा गृह निर्माण से समाज तथा गांव का जन्म हुआ। बाद में धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया था कि विवाह और परिवार जैसी प्रक्रियाओं को भी इसी युग में अपनाना शुरू किया था, नवपाषाण काल में। इसीलिए नवपाषाण काल को जितने भी पूर्व के काल हैं उन सब में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये तो थी जानकारी नवपाषाण काल के बारे में। और अब बात करते हैं धातु युग के बारे में। इस युग में मनुष्य ने धातुओं का जो ज्ञान है वो प्राप्त कर लिया था। विद्वानों और इतिहासकारों ने धातु युग को 3 भागों में बांटा है। पहला ताम्र युग, दूसरा कांस्य युग, तीसरा लौह युग। ये आपको ध्यान रखना है। ताम्र युग में क्या किया था मनुष्य ने, उस पर बात करते हैं। इस युग में मनुष्य ने पत्थरों की जगह तांबे की औजार, हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। पहले पत्थरों का बनाता था लेकिन अब तांबे का वो बनाने लगा था। इसी कारण विद्वानों ने इस युग को ताम्र युग कहा है। बस ये छोटी सी बात आपको यहाँ पे समझनी है।
कांस्य युग। इस युग में मनुष्य ने तांबा और टीन को मिलाकर एक नई धातु बनाई जिसे कांसा कहा जाता है, जो तांबे से अधिक कठोर थी, और मनुष्य ने इस धातु से तेज धारदार हथियार और औजार बनाने शुरू कर दिए थे। इसलिए विद्वानों ने इस युग को कांस्य युग नाम दिया है। कांसे का सबसे पहले प्रयोग मिस्र, सुमेरिया तथा सिंधु घाटी में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले कहां पे किया गया है? मिस्र में किया गया है। और इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है सुमेरिया का, फिर तीसरा जो नंबर आता है वो आता है सिंधु घाटी का। ये भी आपको ध्यान रखना है। लौह युग। इस युग में मनुष्य ने अपने औजारों और हथियारों को लोहे से बनाना प्रारंभ कर दिया था। पश्चिमी विद्वानों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 1300 ईसा पूर्व में सबसे पहले हिट्टाइट जाति के लोगों ने लोहे की खोज की थी, यानी हित्ती लोगों ने लोहे की खोज की थी। इन्हीं लोगों से एशियाई तथा भूमध्य सागरीय देशों ने लोहे का प्रयोग करना सीखा। लोहे के हथियारों का निर्माण करने के बाद मनुष्य जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। अनेक परिवर्तन आए, बड़े बड़े उसने साम्राज्य हासिल किए, क्योंकि उसके लिए हथियार बनाना बहुत आम बात हो गई थी। इसीलिए राजा महाराजाओं ने खूब एक दूसरे से युद्ध किए, बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, फिर उन साम्राज्यों का अंत भी हुआ, और इसके जो साक्ष्य हैं वो आज भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये तो थी जानकारी धातु युग के बारे में। इतिहास की इस नई सीरीज में आप लोगों को मैं वो जानकारी देने वाला हूं जो जानकारी आपको किसी ने नहीं दी होगी इतिहास के बारे में। वैसे इतिहास को बताना या इतिहास को पढ़ाना दुनिया का सबसे कठिन काम। आप कितने भी अच्छे तरीके से इतिहास बताओ और कितना भी प्रमाणित तरीके से इतिहास बताओ, लोग उस पे उंगलियां उठाएंगे ही। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और इस नई सीरीज में मैं शुरुआत से लेकर अंत तक के इतिहास को विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा, और जो जो तथ्य इतिहास में छुपाए गए हैं मैं उन तथ्यों को आप सबके सामने रखने का प्रयास करूंगा। और जिन जिन जातियों का इतिहास छुपाया गया, मैं उन जातियों का भी इतिहास बताने का प्रयास करूंगा। जिन राजाओं को इतिहास में महत्व नहीं दिया गया है, मैं उन राजाओं का इतिहास आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतिहासकारों ने जो जो फेक न्यूज फैलाई है, मैं उस पर भी बात करूंगा, और सच्चाई क्या है मैं उसे भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आजकल लोगों के दिमाग में बातें घुसी हुई हैं, उसमें से 50% बातें झूठी हैं और 50% बातें सही हैं। और जो इतिहास का सच है वो आप सबके सामने इस सीरीज के माध्यम से रखने वाला हूं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।